और भाई श्रीलंका वालों, सूजी है कि नहीं सूजी है? हेलो मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था यार कि जबरदस्ती वैभव सूर्यवंशी को उंगली मत करो, जबरदस्ती उसके पीछे मत पड़ो। वैसे तो हमारे लौंडे के फोन में जय शाह का नंबर भी है, लेकिन हमें पता था कि वहां तक जाने की नौबत आएगी नहीं, वो तुम्हें अपने दम पर सुलटा देगा भाई साहब। लेकिन श्रीलंका वाले मानते कहां हैं? इन्होंने तो तय कर लिया है कि अरे ओ लकड़ी, तुम क्यों पड़ी हो झाड़ में, आओ उठो और घुस जाओ मेरी तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब वैभव ने ट्राई सीरीज फाइनल में श्रीलंका वालों के साथ क्या किया है मैं आपको दो तरीके से समझा सकता हूं। पहला तरीका, उनके लिए जो धार्मिक है, रामायण का पाठ करते हैं, उन्होंने सुंदरकांड में जरूर पढ़ा होगा, उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। ये प्रसिद्ध पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस सुंदरकांड के लंका दहन प्रसंग से ली गई। इनका अर्थ बजरंगबली हनुमान जी के उस पराक्रम से है जहां उन्होंने लंका को उलट पलट कर पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया और अपनी पूंछ की आग बुझाने के लिए वापस समुद्र में कूद पड़े। ऐसा समझ लो कि कल लंका के अंदर लंका दहन ही किया है वैभव सूर्यवंशी ने भी। लेकिन जो लोग इतने धार्मिक नहीं है, मीम वगैरह की भाषा समझते हैं, वो मीम से समझ लें कि भाई वैभव सूर्यवंशी ने कल श्रीलंका के साथ क्या किया। क्या किया भाई साहब बताओ? गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसकी। अब आइए जरा आपको बताते कि वैभव सूर्यवंशी ने ट्राई सीरीज फाइनल में लंका दहन किया कैसे। सभी लोगों को इस फाइनल का इंतजार था क्योंकि सुपर ओवर में हुई लड़ाई के बाद ये पहला मौका था जब वैभव सूर्यवंशी श्रीलंका की टीम के सामने आने वाले थे। उनको एक तरीके से पॉइंट प्रूव करना था, सिर्फ लड़ाई की वजह से नहीं बल्कि इस वजह से भी क्योंकि इस ट्राई सीरीज में उनका बल्ला अभी तक बिल्कुल चल नहीं पाया था। लेकिन जहां मैटर बड़े होते हैं वहां बेबी बॉस खड़े होते हैं। वैभव सूर्यवंशी बिल्कुल वैसे ही दिखाई दिए जैसे आईपीएल में दिखाई दे रहे थे। वैसे तो प्रियांश आर्या भी ठीक ठाक स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, लेकिन वैभव ने तो इस वनडे को बिल्कुल टी20 समझकर खेला। श्रीलंका वाले अपना होश भी नहीं संभाल पाए थे, उनकी सुबह की नींद भी ठीक से नहीं खुली होगी और वैभव ने 11 बॉल में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली भाई साहब। श्रीलंका वाले उस खिलाड़ी को ढूंढ रहे होंगे जिसने जबरदस्ती वैभव सूर्यवंशी को सुपर ओवर के बाद उकसाया था, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने श्रीलंका की गेंदबाजी लाइनअप को चीर फाड़ कर रख दिया। बस एक मलाल रह गया कि सेंचुरी नहीं आई, आ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन 29 बॉल में 94 भी कम थोड़ी ना होते हैं यार। वैभव सूर्यवंशी की इनिंग से फायदा ये हुआ कि फिर बाकी किसी को तेज खेलने की जरूरत ही नहीं थी, सबने 100 की स्ट्राइक रेट या उससे कम से ही रन बनाए। लेकिन इसके बावजूद टीम इंडिया 50 ओवर में 377 बनाने में कामयाब हो गई, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी शुरू में ही सारा डैमेज करके चले गए थे। अब तो भाई इंडिया ने 50 ओवर में 377 बना लिया। यहां से भी अगर भारत मैच न जीत पाती तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि वैभव का बदला तो पूरा हो गया था और पूरा इंडिया यही देखना चाहता था। लेकिन 377 बनाने के बाद अगर आप हार जाओ तो फिर इसका मतलब ये भी है ना कि भाई आपकी अपकमिंग बॉलिंग यूनिट सही दिशा में नहीं जा रही है। लेकिन ऐसी कोई खास मेहनत इस बॉलिंग यूनिट को नहीं करनी पड़ी। श्रीलंका वालों ने पहले ट्राई किया और फिर अफसोस किया कि उन्होंने उस दिन क्यों जबरदस्ती उंगली की थी। यश ठाकुर और विप्रज निगम को 3-3 विकेट मिले और टीम इंडिया ने श्रीलंका को 311 पर ऑल आउट करके 66 रन से यह मैच जीत लिया। मजा आया। वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में अगर आपको कुछ लिखना है तो कमेंट बॉक्स में लिखना। जो लोग वैभव सूर्यवंशी को बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं, आपको लंबा इंतजार नहीं करना है। अगले संडे को वैभव आयरलैंड के खिलाफ सीनियर इंडियन टीम में खेलते दिख सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो सचिन तेंदुलकर का सबसे यंगेस्ट डेब्यूटेंट होने का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। लेकिन देखना होगा कि क्या टीम इंडिया संजू और अभिषेक को बिठाकर वैभव को खिलाती है या नहीं। आपको क्या लगता है किसकी जगह वैभव को खिलाना चाहिए, या फिर आपको लगता है अभी भाई उनको नहीं खिलाना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर लिखना। फिलहाल हम दूसरी बड़ी खबर पर आते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आपको इंग्लैंड वनडे सीरीज वाली टीम दिख रही है जो कि कल अनाउंस हुई है। इसमें कई लोग वैभव को न देखकर निराश है और इससे एक बात और क्लियर हो जाती है कि वैभव 2027 वर्ल्ड कप की स्कीम में तो शामिल नहीं है। कई लोगों को ऐसा लग रहा था कि उनको वनडे क्रिकेट में भी फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए और 2027 का वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है दोस्तों। इसके अलावा क्या क्या होने वाला है, क्या है इस टीम सिलेक्शन की हाईलाइट, आपको अगले कुछ मिनटों में बता देते हैं। हाईलाइट नंबर 1, रोहित शर्मा का सिलेक्शन। कई लोग इंटरनेट पर फूट कर रो रहे थे कि चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ जो तीसरा वनडे मैच है वही रोहित शर्मा का इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी वनडे मैच है, लेकिन हमने आपको कल ही की वीडियो में बताया था और आपको यकीन नहीं आता तो जाकर देख लो कि भाई रोहित शर्मा का नाम इंग्लैंड सीरीज में आएगा और आ गया। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। लेकिन इससे उनकी 2027 वर्ल्ड कप खेलने की गारंटी नहीं हो जाएगी दोस्तों। हमारे इनसाइड सोर्सेस ने यह बात बताई है कि रोहित शर्मा के लिए इंग्लैंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। वहां पर हर मैच में उनके स्कोर पर नजर होगी और वो इस पूरी सीरीज में अच्छा इंप्रेशन अगर नहीं दे पाए तो याद रखिए कि इस टीम में यशस्वी जायसवाल को नहीं लिया गया है और यशस्वी ने अभी पिछले मैच में सेंचुरी भी मारी है, इसके बावजूद ड्रॉप हो गए हैं। जो 6 वनडे मैच यशस्वी ने खेले हैं उसमें उन्होंने 2 सेंचुरी लगाई, इसके बावजूद उनको ड्रॉप करना पड़ा। लेकिन अगर रोहित शर्मा एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं करते तो फिर आप बहुत वक्त तक यशस्वी को बाहर नहीं बिठा पाएंगे। फिलहाल के लिए रोहित शर्मा फैंस आप लोग चैन की सांस लीजिए, क्योंकि रोहित शर्मा इंग्लैंड में वनडे खेलते हुए नजर आएंगे। हाईलाइट नंबर 2, विराट कोहली भी इंग्लैंड में हो रही वनडे सीरीज के लिए टीम में शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन उनके नाम के आगे एक स्टार लगा हुआ है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों लगा है तो मैं आपको बता देता हूं। इसका मतलब है सब्जेक्ट टू फिटनेस क्लियरेंस, यानी विराट कोहली अभी भी पूरी तरीके से फिट नहीं है, लेकिन पहला वनडे 14 जुलाई को खेला जाना है। तब तक विराट कोहली अगर अपनी फिटनेस फुल रीगेन कर लेते हैं तो उनको इंडियन टीम में जगह मिल जाएगी और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर उनकी जगह किसी और को बैकअप में बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि यही कंडीशन विराट कोहली के साथ अफगानिस्तान सीरीज में भी थी और जब ये पता चला कि वो अनफिट है तो यशस्वी जायसवाल को टीम में बुलाया गया था। अब क्योंकि उन्होंने तीसरे वनडे में सेंचुरी मार दी है, किसने? यशस्वी जायसवाल ने, तो मुमकिन है कि यशस्वी को ही बैकअप के तौर पर इंग्लैंड बुलाया जाए। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ भी अच्छी परफॉर्मेंस देते हुए आ रहे हैं तो वो भी एक बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन विराट कोहली के फैंस तो यही दुआ कर रहे हैं कि कोहली भाई फिट हो जाए। उनको अपनी 100 सेंचुरी पूरी करनी है, मैच बहुत कम बचे हैं, उसमें भी अनफिट हो जाएंगे तो भाई कैसे चलेगा। दूसरी बात ये कि कोहली भाई तो अब इंग्लैंड में ही रहते हैं तो उनके लिए तो कंडीशन बहुत ही सही है कि नहीं? उनके लिए परफॉर्म करना ज्यादा आसान है, तो भाई आ जाएंगे टीम में, नहीं आ जाएंगे? हेलो, तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। खैर, इस टीम सिलेक्शन की तीसरी हाईलाइट भी सुन लो
लोग, क्योंकि कई लोगों को ये बात शायद पसंद नहीं आएगी, लेकिन अब टीम देखकर यही लग रहा है कि 2027 वर्ल्ड कप में आपको टीम इंडिया के दो बहुत इंपॉर्टेंट सदस्य जिन्होंने 2023 में बहुत अच्छा करके दिखाया था, वो खेलते नहीं दिखाई देंगे। पहले हैं रविंद्र जडेजा, जिनको अब इस फॉर्मेट में बहुत टाइम से शामिल नहीं किया गया है। दूसरे हैं सिराज, जिनके साथ भी यही कहानी दोहराई गई है। सिराज बहुत वक्त से इंडियन क्रिकेट व्हाइट बॉल टीम से बाहर चल रहे हैं। जडेजा के साथ कई लोग ये कह सकते हैं कि अब उनकी एज हो गई है, शायद टीम इंडिया यंग खिलाड़ियों पर फोकस कर रही है, लेकिन सिराज के साथ कई लोग ये मानते हैं कि गलत हो रहा है, क्योंकि उनकी उम्र के कई खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं, बल्कि उनसे कम जिन्होंने परफॉर्म किया है वो भी इस टीम का हिस्सा है। लेकिन जो है वो है, अब क्या कर सकते हैं। बात तो सही है। देखो, अजीत अगरकर को डायरेक्टली तो कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए आप कमेंट बॉक्स में ये बता दो कि आपको टीम लगी कैसी।